हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है उसे समझेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। हमने हमारे लास्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग उस टाइप के सैम्पलिंग टेक्निक को कहते हैं जिसमें रिसर्चर अपनी खुद की जजमेंट के ऊपर बेस्ड करके सैंपल क्रिएट करता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होता है वो पॉपुलेशन में से रेंडमली मेंबर सिलेक्ट नहीं करता, बल्कि वो अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट के ऊपर बेस करके एक सैंपल सिलेक्ट करता है और इसीलिए ये सैम्पलिंग मेथड रिसर्चर के एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन में जो मेंबर्स होते हैं उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती ताकि वो सैंपल में शामिल हो सके, जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं था। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के पास इक्वली चांस होता था ताकि वो सैंपल में सिलेक्ट हो सके। अब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स को जानेंगे। सबसे पहले हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है उसे समझ लेते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होता है वो उन मेंबर्स को सिलेक्ट करता है जो उसे इजीली मिल जाते हैं या उसके लिए वो इजीली अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, कोई एक एनजीओ है और वो अपना ब्रांचेस 20 बड़े शहरों में इस्टेब्लिश करना चाहता है। वो एनजीओ अपने कन्वीनियंट के लिए जो सिटीज उनके नज़दीक थे उनमें ही अपने ब्रांचेस इस्टेब्लिश करता है। जब कन्वीनियंट के लिए कोई भी एक रिसर्चर खुद अपनी मर्जी से पूरे पॉपुलेशन से कुछ ही मेंबर को सिलेक्ट करता है तो उसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। अब हम जजमेंटल या पर्पोसिव सैंपल किसे कहते हैं उसे समझेंगे। पर्पोसिव सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होता है वो अपने पर्पस के आधार पर सैंपल सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर है जो कि ड्रग्स का इम्पैक्ट स्टडी करना चाहता है। वो रिसर्चर केवल उन लोगों को सिलेक्ट करेगा जो ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट ही अच्छे से बता सकते हैं ड्रग्स का इम्पैक्ट कैसा होता है। जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होता है वो डेलिबरेटली अपने पर्पस के अनुसार सैंपल सिलेक्ट करता है। अब हम स्नोबॉल सैम्पलिंग किसे कहते हैं उसे समझते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग को चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। इस तरह के सैम्पलिंग में एक रेस्पोंडेंट या मेंबर दूसरे एक रेस्पोंडेंट या मेंबर को रेफर करता है, चाहे वो उसके रिलेटिव्स हो या उसके फ्रेंड्स हो। स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड तब यूज किया जाता है जब रिसर्च के लिए मेंबर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक रिसर्चर है और वो ये स्टडी करना चाहता है कि माइग्रेंट्स क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इस दौरान रिसर्चर एक माइग्रेंट से दूसरे माइग्रेंट्स का पता पूछ सकते हैं और उनका इंटरव्यू ले सकते हैं और इस तरह से ये एक चेन बन जाती है और इसीलिए इसे चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब हम कोटा सैम्पलिंग किसे कहते हैं उसे समझते हैं। कोटा सैम्पलिंग में रिसर्चर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर सैंपल सिलेक्ट करता है। रिसर्चर्स खुद डिसाइड करते हैं और कुछ कोटास क्रिएट करते हैं और सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर कोटास का मतलब है कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिगरेट कंपनी है जो कि ये जानना चाहता है कि कौन कौन से एज ग्रुप में कौन कौन से ब्रांड के सिगरेट वो प्रीफर करते हैं। इसके लिए वो रिसर्चर कुछ कोटा यूज कर सकता है, जैसे लोगों को कुछ अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड करना, जैसे 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 और 51 के प्लस के एज ग्रुप। यहाँ पर जो हमने एक फिल्टर लगाया इसे ही कोटा कहते हैं और इस तरह रिसर्चर अपने सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। कोटा सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है वो कुछ कोटा या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर सैंपल्स कलेक्ट करता है। कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।